evening to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic Indian economy on the eve of independence. और इसमें इसका जो सब टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर on the eve of independence. In the previous class we also learned about the कि what was the condition of agriculture sector at the time of independence. यानी स्वतंत्रता के समय 1947 तक हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन क्या थी. तो दिस वाज स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी. तो इसमें देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन क्या थी. 1947 से पहले हमारे देश में जो मोस्ट पॉपुलर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था. बट दिस वाज ऑल्सो डिकेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ा कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बजाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया. यानी इसका जो इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. And it brings out the two things. First is decay of the handicraft product and bleak growth of the modern industries. Right? इसके दो इफेक्ट पड़े थे. एक तो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो था उसका पतन हो गया, वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार की पॉलिसी अप्लाई की गई जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमारे देश में बिल्कुल ख़त्म हो गया, जबकि विदेशों में और इसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो ये देखो फर्स्ट इसके डिके होने के यानी इसके पतन के मुख्य कारण क्या थे, इसके नष्ट होने के मुख्य कारण क्या थे. तो फर्स्ट है इसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. यानी डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैक्सेशन पॉलिसी, दिस वाज अप्लाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स फाउंड इंडिया एज द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड बेस्ट मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स. यानी ब्रिटिशर्स ने पाया कि जो इंडिया है उससे एज ए बेस्ट रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड हो सकता है और वो उनके अपने देश में प्रोड्यूस करके फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में उसको हाई प्राइसेस पर सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. So for this purpose, the discriminatory tariff policy was applied by the British government. और इसमें क्या किया गया था, the Britishers imposed the heavy tax burden on the handicraft product as well as tariff-free policy was applied for the यानी exports of the raw materials and imports of the finished goods. यानी फिनिश्ड गुड्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी जो रॉ मटेरियल्स वो यहाँ से लेकर जाते थे, यानी उस पर तो टैरिफ फ्री कर दिया, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया. जबकि हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स किया जाता था उस पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया, जिसके कारण द डिमांड फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वुड डिक्रीज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन द डोमेस्टिक मार्केट, जिसके कारण धीरे धीरे यानी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होने लगी, क्योंकि टैक्स अगर लगा दिया जाता है तो उसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाती है और हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट्स क्यों करते हैं, क्योंकि दूसरे देशों से वस्तुएं सस्ती मिलती हैं. तो उसकी प्राइस हैवी हो गई, हाई हो गई, जिसके कारण उसकी डिमांड धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज होने लगी. एक तो ये रीज़न था जिसके कारण हमारा दिस ऑल्सो द मेन रीज़न ऑफ द decay of the handicraft product. Then second has disappearance of the princely courts. यानी आप देखो 1947 से पहले हमारे देश में राजा महाराजा नवाब वगैरह इनका शासन चलता था, इनका शासन चलता था. एंड द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय द प्रिंसी कोर्ट्स. या हम कह सकते हैं जो राजा नवाब वगैरह हैं यानी उनकी संरक्षण में ही जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो यानी उसका प्रोडक्शन होता था, क्योंकि सारी हेल्प वो प्रोवाइड करते थे. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसी कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया, यानी जो राजा महाराजाओं का शासन था उसको ख़त्म कर दिया. जब राजा महाराजाओं को शासन नहीं रहा तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होता गया. तो ये भी एक मेन रीज़न था. दिस वाज ऑल्सो द मेन रीज़न
of decay of the handicraft product. The next है competition from the machine made product. यानी the Britishers produce the finished goods which was very low cost as well as the price is low in compare of our domestic product. यानी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तुलना में या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की तुलना में जो मशीन मेड प्रोडक्ट थी वो लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस की जाती थी, जिसके कारण उसकी प्राइस भी कम होती थी, जिसके कारण द डिमांड ऑफ द मशीन मेड प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वुड बी डिक्रीज। यानी जिसके कारण मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई जो ब्रिटेन से आता था हमारे देश में, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। तो इसके कारण भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था इंटरनेशनल मार्केट में तो ख़त्म ही हो चुका था, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। द नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। यानी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल आवर इंडियन ऑल्सो अप्लाइड द वेस्टर्न कल्चर। यानी हमारी जो न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अप्लाइड द वेस्टर्न कल्चर। यानी ब्रिटिश रूल के कारण हमारे देश में जो न्यू जनरेशन राइज हुई उसने वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई करना शुरू कर दिया एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस या दे ऑल्सो परचेज्ड द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। यानी वो ऐसी वस्तुओं को परचेज करने लगे जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस की जाती थी। यानी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड जिससे न्यू जनरेशन ने धीरे धीरे कम कर दी और मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ गई, जिसके कारण भी हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। देन लास्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। दीज आर ऑल्सो द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द ब्रिटिशर्स। यानी जो रेलवे हमारे देश में इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हालांकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा था कि इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे कि रेलवे का विस्तार हुआ, उसके बाद हमारे देश में रेलों का जाल बिछा था। लेकिन इसका उस समय यानी रेलवे को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दीज इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट। यानी ब्रिटिशर्स ने अपने स्वार्थ के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि रेलवे के माध्यम से दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन बोथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यानी पूरी इकोनॉमी में अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर सकें और उसके साथ साथ रेलवे के माध्यम से वो पोर्ट पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करने में पॉसिबल हो सकें। तो इसलिए रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया और इसी के कारण यानी ब्रिटिशर्स का जो फिनिश्ड गुड्स थी वो पूरे मार्केट में यानी इंडिया के टोटली मार्केट में पहुंचाई जाती थी, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट ने अपनी एक मोनोपोली कंट्रोल कर लिया हमारे होल मार्केट पर। तो ये मेन रीज़न थे, ये मेन पॉलिसीज थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई की गई एंड दिस वाज द मेन रीज़न ऑफ द डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। और इसके कारण ही हमारे देश में जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड कम हो गई और इसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी डिमांड कम हो गई। इसके साथ साथ आप देखिए बेटा, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक तो डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, दूसरा था ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे देश में उस समय ना के बराबर थी। यानी 1907 में केवल एक हैवी इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता था टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में एस्टेब्लिश की गई थी। उसके अलावा जैसे सीमेंट, एज ए पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश की गई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन ये केवल प्रोड्यूसर्स ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा हमारे देश में किसी भी प्रकार का कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली या अदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो हैवी इंडस्ट्रीज़ के रूप में जानी जाती है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी उसका किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, उसका किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं किया गया था। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, आप ये देखो कि उस समय हमारे देश में 10.1% जो पॉपुलेशन थी दीज वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देयर वर नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन आवर जीडीपी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ही नहीं उस समय हमारे देश में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर मेन जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड्स थी, लेकिन
एग्रीकल्चर सेक्टर भी एज ए बैकवर्ड सेक्टर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसमें भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। तो जैसे इसमें तीनों सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्टर की ये है कि देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर्स यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो था वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.